हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या है, कैसे जाना है, सेफ कंट्रीज किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है और सेफ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, अब जब नीट काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है तो बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि भैया हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो गिने चुने ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। इधर आप एक और ड्रॉप ले लो, लेकिन अगर आप ड्रॉपर रह चुके हैं तो वो एक टफ कॉल है। सेकेंडली होता है कि आप सेटल कर लो किसी चीज़ के लिए, जैसे बीएमएस कर लेते हैं बच्चे या फिजियोथेरेपी कर लेते हैं। थर्ड चीज़ होता है एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड करते समय आपको क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं बताता हूँ। मैं खुद एक एमबीबीएस अब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं फिलीपींस गया था। पहली चीज़ एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हुए आपको याद रखनी है वो ये कि आपका बजट कितना है। आस्क योर सेल्फ, सिट विद योर पेरेंट्स कि भैया मेरा बजट कितना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा बजट कितना है तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। सेकेंड चीज़, ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए उस कंट्री की। बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट शुगर कोट करके बता देते हैं और वो यूजुअली एक या दो यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ के साथ एफिलिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इससे क्या होता है, वो स्क्रूड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है ये वाली अच्छी है, बाकी सारी बेकार है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जब तक नहीं पता होगी तब तक आपके साथ फ्रॉड होने के हाई चांसेस रहेंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं सब बताऊंगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक दो दिन पहले एक बच्चे ने मुझे कांटेक्ट किया कि भैया मेरा बजट 35 लाख है, मैं ऑलरेडी एजेंट को पे कर चुका हूँ और मैं जॉर्जिया में एडमिशन ले रहा हूँ। अब उस बच्चे को, अगर वो बच्चा मुझसे पहले बात कर लेता तो मैं यही चीज़ उसे बता देता। जॉर्जिया में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है। मेरे खुद के बैचमेट्स फिलीपीन छोड़ के जॉर्जिया गए थे ट्रांसफ़र एंड री एडमिशन। उनसे मैंने बातचीत करी, सब कुछ देखा। जॉर्जिया में आपका लिविंग एक्सपेंस सब कुछ मिला के 55 to 60 लाख क्रॉस कर जाएगा। सेकेंड चीज़, ड्यूरेशन जॉर्जिया में बहुत बढ़ गई है। वहाँ एज ए जूनियर डॉक्टर आपको काम करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट ये है कि जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है। अब आई नो कि जॉर्जिया की बगल वाली कंट्री इंडियन एम्बेसी का काम कर देती है उसके लिए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंट्री में इंडियन एम्बेसी होना जरूरी है, ये बात याद रखना। एक और चीज़ जो आपको अपने आप से पूछनी है वो ये है कि मुझे इंडिया वापस आना है कि मुझे यूएसएमएलई, एमआरसीएस, प्लैब वगैरह के ऑप्शंस ओपन रखने हैं। कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो है वहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी अगर आपको यूएसएमएलई का ऑप्शन ओपन रखना है। उन्होंने साफ बोला है, एक रिटन ईमेल भेजा उन्होंने, आरटीआई पीआईएल वगैरह इशू हुए थे तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया कि अगर हमारे यहाँ से आपको यूएसएमएलई का ऑप्शन चाहिए तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 2 साल की। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बहुत सारे पॉपुलर कंसल्टेंट एंड एजेंट ऐसे होते हैं जिनका खुद का कोई ऑफिस नहीं होता यूनिवर्सिटी में, उनकी खुद की डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं होती है वहाँ। वो बिचौलिए की तरह होते हैं, यहाँ से आपका एडमिशन करा दिया, वहाँ किसी और को सौंप दिया। तो ऐसे लोगों से एडमिशन कराने का कोई मतलब नहीं बनेगा। एक और अच्छा पॉइंट ये, काफ़ी एजेंट्स और कंसल्टेंट्स कहते हैं कि हम आपका पढ़ाई में हेल्प कराएंगे, हम बच्चे को अपनी तरह रखेंगे, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब टैक्टिक्स होती हैं। एक और अच्छी चीज़ ये है कि यार, अभी 2-3 दिन पहले मेरे को काफ़ी बच्चों ने, मोर देन आई थिंक 25-30 बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया, ये बोला कि हाँ ये वाला कंसल्टेंट या ये वाला एजेंट है, ये वाली एजेंसी कह रही है कि बाकी इतने पैसे ले रहे हैं, मैं आपका कम में करा दूंगा, मैं कंसल्टेंसी चार्जेस गिरा दूंगा, मैं आपका 35-40,000 में कर दूंगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड वो थोड़ा थोड़ा पैसा आपसे लेते रहेंगे एंड टोटल अपना जो कट होता है वो लेकर ही रहेंगे। तो उसमें मत फंसना कि यहाँ मैं अपने 40,000 50,000 बचा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपके 2-3 लाख चले जाएंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ग्राउंड रियलिटी इसलिए जाननी ज़रूरी है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप चूज़ करोगे किसी यूनिवर्सिटी को तो आपको पता होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। जैसे उज़्बेकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ 2 मेन जगह हैं, समरकांड और ताशकंद। समरकांड में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, वहाँ पे इतने सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया और सीट्स बहुत कम है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देना इम्पॉसिबल है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद ज़्यादातर बच्चों ने वहाँ से ट्रांसफ़र यहीं पे ले लिया था। ठीक है, अब बहुत सारे, मैंने जैसा कि बोला, एजेंट्स एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वो स्क्रूड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं यही बढ़िया जगह, यहाँ चले जाओ। रशिया की बात करूँ तो रशिया एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनके पास बजट बहुत कम है। अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास कि भैया मेरे पास बजट नहीं है, मैं क्या करूँ, तो उसके लिए रशिया आपका चीपेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उज़्बेकिस्तान सेकेंड नंबर पे आता है जो 35 लाख के आसपास है। रशिया बिलो 30 भी हो जाता है। लेकिन रशिया में अगेन बशकिर जैसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ ओवर पॉपुलेशन कर दी है बच्चों का एडमिशन दिला दिला के। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत सारी वीडियोस मैंने डिस्कस किया सेफेस्ट ऑप्शंस आउट देयर क्या है। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बोला था रशिया में ड्यूरेशन बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है,
इसलिए बोला था क्योंकि अगर 1% चांस भी है तो बच्चों को पता होना चाहिए उस बारे में। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे को थ्रेट्स आने लगे एजेंट्स के कि तुमने ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थ्रेट्स आए मेरे पास। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो आपको बहुत ट्रस्ट वर्दी एंड जेन्युइन लोगों के थ्रू ही एडमिशन लेना है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। सेकेंड चीज़, अब इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने एक नोटिस निकाला है जिसके अंदर उन्होंने बोला है 6 ईयर्स के अंदर आपका MBBS के साथ इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप करा दी जाएगी। इफ़ दैट इज़ द केस देन रशिया में ड्यूरेशन नहीं बढ़नी चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। अब अवेलेबल ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं, तो जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ होती है, पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा एज नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टडी वहाँ भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई यहाँ पढ़ने के बाद हमें प्लैब का एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली वैलिड है। अब ऐसा नहीं है, अब UK MLE का एग्जाम आ गया है, यूनाइटेड किंगडम मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, वो आपको वहाँ से भी देनी है चाहे किसी और जगह से भी देनी है। एक और अच्छा पॉइंट ये है जो दिमाग में आपको याद रखना है, देखो जब आप एडमिशन लो तो आप जिस जगह जाओगे वहाँ पे देखना वो एक्रेडिशंस कहाँ कहाँ की रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रशिया की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो USMLE मतलब ECFMGE और WDOMS, फैमर, इन सब के साथ एफिलिएटेड है, NMC के साथ एफिलिएटेड है। और मतलब इन सब चीज़ों के साथ एफिलिएशन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके बाद ही आप इनके पेपर दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया उज़्बेकिस्तान जाके हम USMLE दे सकते हैं क्या, हम फिलीपींस जाके USMLE दे सकते हैं क्या। इट इज़ नॉट अबाउट द कंट्री, इट इज़ अबाउट द कॉलेजेस। तो आपको ECFMG, WDOMS, फैमर, इन सब की वेबसाइट्स में जाके देखना है वहाँ नाम है उसका कॉलेज का कि नहीं है। अब बजट की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं लेकिन उनका ड्रीम होता है कि हमें एक डॉक्टर बनना है। सही बात है, देखो बात ऐसी है कि इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड नहीं किया जा सकता और सेटल होना मतलब आज से 10 साल बाद रिग्रेट को देखना। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आपको लगता है कि नहीं यार 30 लाख के अंडर में हमें कुछ करना है, तो रशिया छोड़ के बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जहाँ ऐसा कुछ हो पाएगा। सेकेंड चीज़, अगर मैं बजट की बात करूँ ग्राउंड रियलिटी में, तो जॉर्जिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फिलीपींस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिलीपींस 55 to 60 लाख जाएगा, जॉर्जिया भी इतना जाएगा, नेपाल इससे भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की बात करूं ये भी आपका 35 प्लस ही जाएगा, लिख के ले लो। उज़्बेकिस्तान की बात करूं 32 to 35 जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कंट्री कब चालू हुई, यहाँ MBBS होना कब चालू हुआ। उज़्बेकिस्तान में 2019 में चालू हुआ, अभी। तो ये सब चीज़ें याद रखने के बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा अगेन कि एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सोर्स होना बहुत ज़रूरी है जिसके थ्रू आप एडमिशन लो। सेकेंडली, यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप 20-30,000 बचाने की सोच रहे हो तो एक बार रीथिंक करना कि आगे जाके वो एक्स्ट्रा पैसे ना ले लें, ठीक है। एंड लास्टली, बहुत बड़ा डिसीजन है मुझे पता है, लेकिन ये मत सोचना कि MBBS अब्रॉड जाके सब कुछ ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ईजी नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एक ये डाउट होता है जो लास्ट में क्लियर कर देता हूँ, भैया FMG और नेक्स्ट में से टफ क्या होगा, ईजी क्या होगा। यार नेक्स्ट एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, तो जो लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट टफ होगा, उनको कैसे पता भाई नेक्स्ट टफ होगा। सेकेंड चीज़, FMG एग्जाम स्ट्रिक्टली MBBS अब्रॉड के इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बनाया गया था, है ना। MBBS अब्रॉड के लोगों के लिए बनाया गया था FMG, लेकिन नेक्स्ट तो सबके लिए, इंडिया में प्राइवेट हो, डीम्ड हो, गवर्नमेंट हो या फिर MBBS अब्रॉड हो। तो डेफिनेटली जब इंडिया के बच्चों को भी देख के बनाया गया तो ये वाला ईजियर होगा उसके मुकाबले। सेकेंड चीज़, टाइम सेव हो रहा है आपका। FMG के बाद आपको नीट PG देना पड़ता, यहाँ आपने एक नेक्स्ट का एग्जाम दिया, FMG भी हो गया और नीट PG भी हो गया। एग्जिट एग्जाम्स यूजुअली टफ नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। देखो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स जो है उन एक तरीके के एग्जिट एग्जाम्स हैं। क्लास 12 बोर्ड की पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, 50 होती है शायद, तो 50% तो हर कोई ले आता है, लेकिन 99% लाना टफ होता है ना। वही बात हो गई, टॉप मारना थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन पास करना इतना टफ नहीं होगा। 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, प्रीटी सिंपल होगा, 2 पार्ट में होगा, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs वगैरह होंगे, ऑनलाइन दिया जाएगा और उसमें पूरा रैंक और सब कुछ बताई जाएगी। नेक्स्ट 2 जो होगा वो खाली पास एंड फेल बताएंगे 1 साल की इंटर्नशिप के बाद। अब अगर कोई और भी डाउट है आपके पास, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो इंडिया के मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से बेटर तो कुछ भी नहीं है, इंडिया के कॉलेजेस को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही बात है, इंडिया में 1 करोड़ देना क्या जस्टिफाइड है MBBS के लिए, कंसिडरिंग एक MBBS डॉक्टर, ये नेशनल एवरेज बता रहा हूँ, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस्ड एक MBBS डॉक्टर 40,000 के आसपास कमाता है पर मंथ। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए प्राइवेट में दे दोगे तो क्या 40,000 कमाना जस्टिफाइड होगा। ये सारी बातें याद रखना। आई होप दिस वीडियो हेल्प। मेरा काम था आपको जागरूक कराना
ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। ये बेलारूस, ये सारी छोटी कंट्री रशिया की तरह है। यूक्रेन जाना नहीं है, फिलीपीन सेफ़ नहीं है, चाइना सेफ़ नहीं है, वियतनाम सेफ़ नहीं है, इजिप्ट सेफ़ नहीं है, कज़ाकिस्तान मत जाओ अगर आपको यूएस एमली वगैरह देना है। उज़्बेकिस्तान सेफ़र ऑप्शन है, लेकिन फिर वही बात हो गई कि उज़्बेकिस्तान में भी अब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा एंड उज़्बेकिस्तान में 2019 से पहले कोई बैच नहीं गया, तो कोई बैच पास आउट भी नहीं हुआ है। रशिया की बात करूँ, 1992 में रशिया चालू हुआ था और अब इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को का अगर ये नोटिस सही है तो फिर रशिया से बेटर ऑप्शन आई डोंट थिंक कोई और हो सकता है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे डीएम कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।